प्रक्षेप्य प्रग्रहण कण उत्सर्जन, इसमें क्या होता है, जब किसी नाभिक पर एल्फा कणों की बौछार की जाती है तो उच्च नाभिकों का निर्माण होता है, उच्चतम, और साथ में प्रोटॉन भी निकलते हैं। देखो जैसे कि हमने बनाया एनी एग्जाम्पल है, हमने किया 2He 4, तो क्या होना चाहिए था, क्या होगा, इसमें कितने की वृद्धि होगी, 2 की, इसमें कितने की वृद्धि होगी, 4 की, 4 की 2 की वृद्धि होगी, लेकिन इसमें से हमें एक प्रोटॉन भी निकालना है, तो प्रोटॉन को पहले निकाल दो। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन निकलता है, तो जब इसमें से एक एक निकल चुका है तो इसमें ये कितने की वृद्धि करेगा, इसमें एक, तो इसमें क्या, एक की कमी, तो इसमें क्या हो गया 12, 12 किसका होता है, Mg। अब देखो एक इसमें 3 बचे, 3 की वृद्धि करो इसमें, तो 23, 24, 25 और 26, 3 की वृद्धि क्या आएगा, 26। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रक्षेप्य प्रग्रहण कण उत्सर्जन में जब हम एल्फा कणों की बौछार करते हैं तो साथ में एक कण का उत्सर्जन भी होता है, और उच्चतर मतलब 11 से 12 उच्च परमाणु क्रमांक वाले बने ना तत्व, तो इसीलिए इसे बोलते हैं अब प्रक्षेप्य प्रग्रहण कण उत्सर्जन। दूसरा प्रक्षेप्य प्रग्रहण, ये क्या होता है, देखो इस अभिक्रिया में जब किसी नाभिक पर न्यूट्रॉन का प्रवाह किया जाता है, मतलब न्यूट्रॉन डाले जाते हैं, तो उसकी द्रव्यमान संख्या बदल जाती है, द्रव्यमान संख्या बदलती है, परमाणु क्रमांक वही रहता है। तो एल्यूमिनियम 1327 हमने 0N1 डाला, तो देखो 0, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि जैसे ही आवेश बढ़ता तो परमाणु क्रमांक बढ़ता, प्लस बढ़ता, तो लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं, तो क्या बनेगा 13, लेकिन द्रव्यमान संख्या वही बदलेगी, कितनी बदली, 28, और साथ में गामा कण का उत्सर्जन, गामा कण कह लो या किरण, गामा कण का उत्सर्जन भी होता है। तो इसमें प्रक्षेप्य प्रग्रहण में किसका क्या डाली जाती है, न्यूट्रॉन का प्रवाह किया जाता है, जिससे द्रव्यमान संख्या बदल जाती है। नेक्स्ट थर्ड, स्पालन या समुत्खंडन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं में जब किसी भारी नाभिक पर उच्च ऊर्जा वाले एल्फा कण आदि की बौछार की जाती है तो ये भारी छोटे छोटे नाभिकों में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, छोटे छोटे नाभिकों में बदल जाता है, और साथ में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व एल्फा कणों का भी उत्सर्जन करता है। भारी हल्के या फिर भारी छोटे छोटे नाभिकों में कब बदलता है, जब बहुत उच्च ऊर्जा की एल्फा कणों को उस पर डाला जाता है तो छोटे छोटे नाभिकों में बदलता है, साथ में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एल्फा कणों का उत्सर्जन भी होता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, यह 2 पदों में संपन्न होती हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, पहले पद में उच्च ऊर्जा वाले कण नाभिक से टकराकर उसमें से न्यूक्लियॉन को निकालते हैं। क्या करते हैं, पहले पद में नाभिक से आकर टकराएंगे, कौन, उच्च ऊर्जा वाले कण नाभिक से टकराएंगे और उसमें से क्या निकाल देंगे, माइनस में लिख रही हूँ न्यूक्लियॉन को निकाल देते हैं, और साथ में बहुत सारी ऊर्जा नाभिक को देते हैं, और नाभिक को क्या देते हैं, को ऊर्जा देते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में उच्च ऊर्जा वाले कण नाभिक से आकर टकराते हैं और न्यूक्लियो को अलग करते हैं, और साथ में बहुत सारी ऊर्जा देते हैं। अब ये दोनों कण कई कणों में और कई पदों में तेजी से उत्सर्जित होते हैं, और ये दोनों ही कण हैं, वो क्या करते हैं, दोनों कण, न्यूक्लियन के दोनों कण, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ये दोनों ही कण कई पदों में और तेजी से उत्सर्जित होते हैं। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये होता है एक धीमा पद, और इसमें उच्च ऊर्जा वाले नाभिक कुछ और कणों का उत्सर्जन कर देते हैं। जो उच्च ऊर्जा वाले नाभिक हैं, मतलब नाभिक को इसमें एनर्जी देनी है, जैसी एनर्जी देंगे तो वो बहुत जल्दी रिएक्टिव होगा और स्टेबिलिटी को गेन करेगा। तो इसमें ये धीमे से पद धीमा हो जाता है, और नाभिक कुछ कणों का, अगर उसमें स्टेबिलिटी है तो
कुछ कणों का और उत्सर्जन करके किस में बदल जाता है, स्थायी नाभिक में बदल जाता है। तो स्पालन अभिक्रिया में क्या है, भारी नाभिक को किस में बदलना है, छोटे छोटे नाभिकों में। तो भारी नाभिकों को छोटे छोटे नाभिकों में बदलने के लिए क्या किया जाता है, नाभिक पर उच्च ऊर्जा वाले कण डालते हैं जिससे न्यूक्लियन निकलते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग होते हैं और नाभिक को उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे जाते हैं ये न्यूक्लियन या फिर नाभिकों को। अगले में क्या होता है कि पद धीमा हो जाता है, जो उच्च ऊर्जा वाले नाभिक हैं वो अणुओं का कणों का त्याग करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और स्थायी नाभिक में बदल जाते हैं। ये जो स्पालन अभिक्रिया होती है, ये स्पालन अभिक्रियाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पहला है, अगर इसका वर्गीकरण प्रकार, ये तो स्टेप हो गए, अगर इसके प्रकारों की बात करें, इसके प्रकारों की बात करें तो फर्स्ट प्रकार होता है लेजर स्पालन और दूसरा होता है नाभिकीय स्पालन। दूसरा स्पालन क्या है, नाभिकीय स्पालन। इस प्रकार की अभिक्रियाओं, इस प्रकार ये जो लेजर स्पालन होती है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को एक उच्च ऊर्जा वाली लेजर तनाव बनाने के लिए ऊर्जा, जो लेजर तनाव उसको बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या होता है, जब ये उच्च ऊर्जा वाली लेजर किसी पतली फिल्म पर पड़ती हैं, ये उच्च ऊर्जा वाली लेजर अगर किसी पतली फिल्म पर डाली जाती हैं तो लेजर के द्वारा इसे 3 से 8 सेकंड में पार कर लिया जाता है। और इनको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं, लेजर स्पालन अभिक्रियाओं का प्रयोग किसके माध्यम से क्या करते हैं कि इसमें जो अगर पतली फिल्म पर लेजर को डाला जाता है तो वो 3 से 8 सेकंड में इसको पार कर लेती हैं। दोबारा सुनो, क्या होता है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को एक उच्च ऊर्जा वाली लेजर तनाव बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, लेजर स्पालन को। लेजर, अब ये लेजर क्या करती है, लेजर को बनाते क्यों है, क्योंकि इसमें क्वालिटी ये होती है कि ये पतली फिल्म को 3 से 8 सेकंड में पार कर लेती है। शॉर्ट में इतना अब समझ में आ रहा है, पहला थोड़ा लैंग्वेज में था, अब समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट है नाभिकीय स्पालन। ये तो कि लेजर और ये हो गए नाभिकीय स्पालन। नाभिकीय स्पालन की क्रिया होती है ना, ये वातावरण में होती है, ये वातावरण में होती है जो कि कॉस्मिक किरणों के परिणाम स्वरूप होती है। ये किसके परिणाम स्वरूप होती है, कॉस्मिक किरणों के परिणाम स्वरूप होती है। और यह पाया गया है कि कॉस्मिक किरणें धरती पर पहुंचने से पहले ही स्पालित हो जाती है। ये कॉस्मिक किरणें अगर धरती पर पहुंचेंगी तो उससे पहले ही क्या हो जाती हैं, ये स्पालित हो जाती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके बाद कौन सा बचा, विखंडन। फोर्थ, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। अब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या होती है, नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक का विखंडन हो रहा है। और कौन सा नाभिक टूटता है, जो भारी नाभिक होता है तो या फिर अस्थायी होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाए और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करे, क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती हैं। जैसे कि यूरेनियम विनिमय 235, क्योंकि द्रव्यमान संख्या 209 से ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या करेगा, टूटेगा। अगर हम इस क्या होगा, यहाँ पर आगे क्या मिलेगा, Da56 क्या बनेगा, 441। ये टूटकर किसमें, इसका 56 परमाणु क्रमांक था, द्रव्यमान संख्या 235, अब द्रव्यमान संख्या 209 में हो 209 से कम हो गई। साथ में 36 क्रिप्टॉन, 92 प्लस 301N प्लस Q ऊर्जा। ये एक विखंडन का उदाहरण है जिसमें देखो यूरेनियम किस में टूट गया, क्रिप्टॉन और बेरियम में। क्रिप्टॉन बेरियम में ये भारी नाभिक था जो कि हल्के हल्के दो नाभिकों में टूट गया। तो ये क्या है, एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो अब इसके बारे में सुनो।
जब यूरेनियम 235 के नाभिक पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो दो हल्के नाभिक में ये टूट जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से Ba व क्रिप्टॉन के नाभिक होते हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं में क्रियाकारी जो नाभिक की तुलना में उत्पाद नाभिकों का द्रव्यमान काफ़ी कम होता है। इनका द्रव्यमान कैसा होता है? काफ़ी कम होता है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में काफ़ी कम होता है। इसका मतलब क्या है? द्रव्यमान में कमी हो रही है। द्रव्यमान क्या बोलते हैं, हाँ, द्रव्यमान में काफ़ी कमी होती है। द्रव्यमान में दोनों में अंतर पाया जाता है और आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² के अनुसार वो द्रव्यमान में जो अंतर होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की जो अभिक्रिया के संपन्न होने में जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम के नाभिक विखंडन अभिक्रिया करके तीन न्यूट्रॉन उत्सर्जित करते हैं और एक श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न होती है। अब देखो वो कैसे होती है। देखो, यूरेनियम से यूरेनियम किस में टूटेगा? Ba व क्रिप्टॉन। ये तो तोड़ा हमने। देखो, यूरेनियम Ba व क्रिप्टॉन में टूटा है और इस दौरान क्या निकले? इस दौरान क्या किया था? जब ये यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन डाला था तो ये दो बेरियम व क्रिप्टॉन मेटल टूट गया, बाहरी हल्के में टूट गया और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन के अणु भी निकले। अब ये न्यूट्रॉन क्या करेगा? बच्चे अगले 3 यूरेनियमों को तोड़ेगा। तो मतलब 3 यूरेनियम ले लो, ठीक है, एक को एक किस में तोड़ देगा? ये किस में तोड़ेगा? इसको तोड़ेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन। इसको भी बेरियम व क्रिप्टॉन, इसको भी बेरियम व क्रिप्टॉन तोड़ेगा या नहीं? जैसे इसको तोड़ा और इसके साथ साथ भी जैसे इनको तोड़ेगा, इनके साथ भी इससे भी कितने? 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इससे भी न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई, इससे भी 3 न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई। मैंने लिखा ना 3 न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन अगले 3 को, ये अगले 3 यूरेनियम को बेरियम क्रिप्टॉन में, इसको बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, ऐसे इसको 3 में, उसको 3। तो ये देखो, एक यूरेनियम को तोड़ने की शुरुआत हमने एक न्यूट्रॉन को डालकर की। या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0 1 है, एक को डालकर की। और जैसे ही यूरेनियम टूटा फिर 3 न्यूट्रॉन बने, वो फिर तोड़ेंगे फिर, और लगातार अभिक्रिया शुरू हुई और एंड तक अभिक्रिया चलती रहेगी। तो ये कैसी? एक श्रृंखला अभिक्रिया संपूर्ण हुई। यह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रियाओं द्वारा पूर्ण होती हैं और इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला नियंत्रित, अब देखो ये अभिक्रिया शुरू तो हो गई, अब इनका एंड कहाँ होगा? इसी आधार पर इनको बांटा गया, नियंत्रित और दूसरा अनियंत्रित। अब नियंत्रित अनियंत्रित में क्या अंतर होता है वो देखो। अगर हम नियंत्रित की बात करें, मतलब नियंत्रित से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, तो क्या होगी? इस प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाएं मंद होती हैं। जो मंद होगी उसी को तो रोक सकते हैं, जिसकी स्पीड बहुत हाई है उसको कैसे रोकेंगे? तो कैसी होती है? ये मंद गति से संपन्न होती हैं, इसलिए आसानी से इनको नियंत्रित किया जा सकता है। इन अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग किस में कर लिया? क्योंकि जब ये नियंत्रित होती हैं तो हम इनको रोककर इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसका प्रयोग कर लेते हैं और इसका उपयोग करते हैं हम विद्युत धारा के उत्पादन में। इसके अलावा मानव जीवन में भी ये काफ़ी उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ये मंद होती है और जैसे अभी पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, जिसके दौरान ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, हम मंद गति होने के कारण इसको रोक देते हैं और जो एनर्जी के लिए उसका यूज़ किसमें कर लेते हैं? मानवीय जीवन में कर लेते हैं। जैसे नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया नियंत्रित श्रृंखला, अगर हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को उदाहरण देखें तो नाभिकीय रिएक्टर होता है ना, उसकी अभिक्रियाएं श्रृंखला अभिक्रिया होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अब देखें अनियंत्रित की बात करें तो अनियंत्रित मतलब बहुत तीव्र होंगी, तो ये अभिक्रिया तीव्र होती हैं जिनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। और इन अभिक्रियाओं में ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है, उसमें उनके परिणाम स्वरूप असाधारण रूप से बहुत मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं
मानव जीवन के लिए बहुत ही डेंजरस होती हैं, हानिकारक होती हैं। ठीक है, इनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो मानव जीवन के लिए बहुत घातक होती हैं। जैसे जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम में, ठीक है, ये परमाणु बम, इसमें जो अभिक्रिया होंगी एक बार स्टार्ट हो गई तो इतनी तीव्र गति से, तीव्रता के साथ ऊर्जा निकलेगी कि विस्फोट पैदा होता है। तो ये बहुत मानव जीवन के लिए उपयोगी, मतलब बहुत हानिकारक है, उपयोगी नहीं। इसके बाद है खंडन, तो हो गया। अब एक है नेक्स्ट संलयन, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।